हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 488th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्ग का वेल्थ मैनेजर, माय होम पार्टनर एसडीपीएल, माय इनसाइड होम पार्टनर इनसाइड स्टोरी। अ बिग थैंक यू टू माय हॉस्पिटल पार्टनर which is the One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. Tricos, Licksters, a big thank you to all the people who support this show. Gemini Outdoors, Multifit Gym, Ali Shan. Of course, I would like to mention Mix of Flair and also Atmanirbhar Bharat Partner, which is servicing wala, and a big thank you to Joshi Security Systems. नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी। बहरहाल आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है ये विषय युवाओं से जुड़ा है, और ये युवाओं से जुड़ा जब कोई विषय होता है तो हम युवाओं से उभरते हुए ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं राज की बात पर, जो अपने आप में एक आदर्श स्वरूप चलते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में भी उन्होंने जो काम किए हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन क्या इंडिपेंडेंट अतुल खोब्रागड़े सोचते हैं आने वाले वक्त के लिए? एनएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं। एनएमसी इलेक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करने के लिए आज मेरे साथ वो साक्षात मौजूद हैं, और उनसे मैं ये ज़रूर पूछने वाला हूँ कि वो एज अ युवा लीडर, एज अ युवा नेता क्या सोचते हैं। मैं स्वागत करता हूँ द वन एंड ओनली अतुल खोब्रागड़े जी को। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार। 488th एपिसोड ऑफ राज की बात, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि आप युवाओं की उम्मीद, युवाओं के आंखों के वो तारे हैं जो बहुत तेजी से उभर कर आए हैं, और सिर्फ अपने काम के वजह से आपको सराहाया जाता है, आपका नाम लिया जाता है। ये जो जर्नी है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों अतुल खोब्रागड़े इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस का पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हैं? एक्चुअली जो लोगों के दिमाग में जो ये होता है कि पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में जो एक सोसाइटी में एक रूमर्स क्रिएट किया गया कि पॉलिटिक्स एक बहुत गलत चीज़ होती है। पॉलिटिक्स के बारे में जो कॉमन पीपल है, यूथ है, लेडीज है, उनके दिलो दिमाग में एक निगेटिविटी पैदा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस ने अगर हमको डेमोक्रेसी दी है, और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हर एक आदमी का अधिकार होता है, उनको वोट करने का अधिकार होता है, तो हम क्यों ना उस वोट देने के अधिकार को हम निगेटिवली लें। हम उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, और उसका सही तरीके से हम यूटिलाइज करते, राजनीति का सही तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते, तो हम एक अच्छा, एक स्ट्रांग इंडिया खड़ा कर सकते हैं। और इस वजह से हमने राजनीति को हम पॉजिटिव वे से कॉमन लोगों में, यूथ में राजनीति की कितनी अच्छी पॉजिटिविटी है, राजनीति की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारा का सारा जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, सुबह मॉर्निंग के उठने से और रात को सोने तक हर एक चीज़ हमारी राजनीति से जुड़ी है। फिर वो राजनीति के बारे में क्यों निगेटिविटी है? तो ये निगेटिविटी हम दूर कर हम लोगों के दिलो दिमाग में पॉजिटिविटी कैसे फैलाए, इसके लिए हम कंटिन्यूसली काम करते आ रहे हैं, और लोगों में एक पॉजिटिविटी नहीं, और लोगों को, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा है कि हमको अगर बढ़ना है, हमको इस देश को एक विजनरी तरीके से आगे लेके जाना है, तो यूथ ने, ब्रिलियंट यूथ ने, होशियार लड़कों ने, और जो डेयर लड़के हैं, उन्होंने आगे आना चाहिए और इस देश की कमान अपने हाथ में लेना चाहिए। आपने जब आपने समाज सेवा में पैर रखा, जब आपने ये स्टूडेंट्स के लिए काम करने की शुरुआत करी, मैं उस वक्त की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आपने युवाओं के लिए काम करना शुरू किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स थे, क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि युवाओं का कभी भी युवा का जो ध्यान है उस चीज़ पर कभी गया नहीं है, सरकार का ध्यान कभी उस बात पर नहीं गया जिस पर आपने काम किया? यस, क्या होता है ना कि हम आज भी बहुत सारी चीज़ें एक ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं कि वो वैसा कर रहा है इसलिए हमने वैसा करना है। वो भी चीज़ एकेडमिक सेक्टर में भी हो रही है। जिस तरीके से एकेडमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस अदर कंट्री में, जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरीके से एजुकेशनल्स का डेवलपमेंट हो गया है, जिस तरीके से वो लिबरल तरीके से एजुकेशन को आगे लेके जाना चाहते, वो डेवलपमेंट एजुकेशन में हो या यूथ के बारे में कहीं भी इंडिया में दिखाई नहीं दे पड़ रहा था। तो हम जब कॉलेज लाइफ में आते थे, हम ये सोचते थे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा।
एक 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 कोई ऐसा ऑथेंटिकेटेड ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो इस यूथ को सीरियसली देखे। वैसे देखा जाए तो इंडिया को एक यूथ की कंट्री बोली जाती है, 65% यूथ है। लेकिन आज अगर देखा जाए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो यूथ के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी पॉलिसी सोचता नहीं है, यूथ के बारे में उतना सिंसियरली देखता नहीं है, और सीरियस तो देखा ही नहीं दिया। क्योंकि आज की ऐसी स्थिति है कि मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एग्जाम्स नहीं हो रही है, कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स देने वाले लड़के सुसाइड कर रहे हैं। आगे का फ्यूचर का क्या, यह सबसे बड़ा सवाल हमारे यूथ का इस देश के गवर्नमेंट के आगे है। वो स्टेट गवर्नमेंट रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, कोई भी गवर्नमेंट रहे, दिन ब दिन प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे ऊपर जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन में एक ओनरशिप आ रही है, और ओनरशिप ऐसा लग रहा है कि हम देश तो नहीं बेच रहे, ये हमारा देश है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिया है, हम इस देश को वोटिंग करते हैं, हम इस देश के सिटीजन्स हैं, और सिटीजन्स होने के वजह से हमारा हर एक अधिकार, और हमारे अधिकार के लिए लड़ना, ये हमको पॉलिटिक्स के माध्यम से आता है। तो हम जब कॉलेज लाइफ में जाते थे तो हमको एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम एक सोचते थे कि जो रूरल एरिया से आने वाला जो लड़का है, जिसके पास में कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, जिसको बहुत सारी दुनिया पता नहीं है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ तक ये आदमी जा सकता है, लेकिन उसके पास भी रिसोर्सेस नहीं। तो हमने वही सोचा कि हम सब लोग एक साथ आएंगे और इस यूथ को वहाँ तक, क्योंकि उसकी वो कैपेबिलिटी है कि वो वहाँ तक जा सकता है करके। तो इसलिए हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ में लड़ते थे, झगड़ते थे कि ये इनके लिए पॉलिसीज बनाओ, इनके लिए योजनाएं बनाओ, ताकि ये जो हमारा देश का जो नागरिक है, जो इसके पास में कैपेबिलिटी है, जो ब्रिलियंसी है, वो उसका सही तरीके से यूज होना चाहिए करके। क्योंकि कोई भी ब्रिलियंट आदमी अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिलता है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो ओवरऑल देश का ही विकास करने के बारे में सोचेगा। तो यही हमारी सोच थी। तो तब से हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूथ के वजह से काम करते आ रहे हैं। जब आपने सीनेट का अपने इलेक्शन लड़ा, हाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, उतना ही क्रिटिकल टास्क भी था, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस जो पिछले 60 सालों से, 70 सालों से, 20-30 सालों से जो एग्जिस्टेंस पॉलिटिशियंस है, जो एकेडमिक ओनर्स है, जिन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में, हम क्या सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी यानी सिर्फ वहाँ पे जाने का और पढ़ने का, लेकिन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी कौन बनाता है? यूनिवर्सिटी किस तरीके से होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? तो यूनिवर्सिटी में भी एक कोई मैनेजमेंट काउंसिल होती है, यूनिवर्सिटी में भी कोई एकेडमिक काउंसिल होती है, यूनिवर्सिटी में कोई बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे लोग चुनकर जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से आगे होनी चाहिए। तो जब हमने सोचा है तो अब अरे हम तो यहाँ तक हम गए ही नहीं। हमारा सोचना क्या रहता है कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर होंगे, उसके बाद में पीएचडी होंगे, नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं तो कहीं तो भी जाकर बैठ जाएंगे। तो हमने ये सोचा अगर हमको ये सिस्टम चेंज करना है, आज अगर देखा जाए कि पुणे मुंबई के कंपेयर में नागपुर यूनिवर्सिटी का जो ग्रोथ है वो बहुत डाउन है एजुकेशन के सिस्टम। सच बात। आज भी विदर्भ के मैक्सिमम यूथ लोगों को मुंबई पुणे में एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेंट होके जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्या नागपुर एरिया में या पूर्व विदर्भ में कोई रिसोर्सेस नहीं है? नेचुरल रिसोर्सेस सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद भी नागपुर के यूथ को, पूर्व विदर्भ की यूथ को क्यों माइग्रेंट होके जाना पड़ रहा है? उसके लिए सबसे बड़ी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन है। हमारा एरिया का, ये पूर्व विदर्भ का, नागपुर का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं ला रहा है यूथ के नजरिए से देखे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इस वजह से यहाँ के यूथ को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर माइग्रेट होके जाना पड़े। तो हमारे ये सिस्टम को ही हम क्यों ना बदले? हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हमको पता है कि हम राजनीति में एक साथ बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे चीज से शुरुआत किया था कि यूनिवर्सिटी में हम ये बदलाव लाके रहेंगे, लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस क्रिएट, ये भी हो सकता है। हम जब यूथ साथ में आते तो हमने 10 सीट्स लड़ाए थे, उसमें से हमने 2 सीट्स ओपन में चुन कर लाए थे। तो वहां से हमारा जर्नी यानी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस का वहां से हमारा जर्नी शुरू हो गया था कि अभी हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब आप परिवर्तन की बात कर रहे थे 2018 में, परिवर्तन जब आप बात करें तो क्या सिर्फ युवाओं को लेकर सिर्फ ये बात थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सिर्फ बदलना चाहिए, या फिर देखिए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ भी जाए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जॉब्स की अवेलेबिलिटी रहे, जॉब्स ही नहीं रहे, यहाँ पर नागपुर शहर में आज जॉब्स नहीं है, पूरे का पूरा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नागपुर शहर से पढ़ने वाले लोग पुणे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, ये सब जगह माइग्रेट हो रहे हैं।
तो आप किस किस्म का परिवर्तन चाहते हैं? देखो, परिवर्तन ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में होना चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज आना चाहिए, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी का होना चाहिए, बाहर का इंडिया का और इंडिया के बाहर का आदमी ने बोलना चाहिए कि हमने इस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहिए करके। इस तरीके से एक हमको मॉडल सेट करना है। लोगों में अगर इस सारे सिस्टम में हमको अगर आगे बढ़ना है तो लोगों के आगे एक मॉडल सेट करना पड़ता है कि ये आदमी, एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना पड़ता है कि हाँ, ये लोग अगर आते हैं तो ये बहुत सारा बदलाव ला के आ सकते हैं। इसलिए हमने वो मॉडल बेस के ऊपर सीनेट का हमने चुनाव लड़ा था। वहाँ जब सक्सेस पाया, 2 सीनेटर्स हमने बहुत सारा कुछ सक्सेस नहीं पाया, लेकिन हमने 2 सीनेटर्स चुन के लाए, फर्स्ट टाइम चुन के लाए। नहीं तो वो तो उनकी लेगेसी रहती थी कि कभी यहाँ से आते थे तो कभी वहाँ से आते थे। और मोस्ट ऑफ जिन लोगों के एकेडमिक इंडस्ट्रीज है, मैं इंडस्ट्रीज बोलूँगा जी, मैं उसको एकेडमिक कॉलेज नहीं बोलूँगा, मैं इंडस्ट्रीज बोलूँगा जी। जिनकी इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज चलाने के लिए वो लोग आते थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और वो अभी भी है जी, जहाँ से प्रोडक्शंस निकलना चाहिए और वो सेल होना चाहिए, वो कमर्शियलाइजेशन चीज होनी चाहिए। तो हम उसको बदलना चाहते हैं। एजुकेशन है तो प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए। आज भी नागपुर यूनिवर्सिटी में जो आलबेल है उसके वजह से कि वहाँ पे मैनेजमेंट करने वाले लोग प्रॉपर तरीके से, वो एकेडमिशियंस नहीं, वो हर जगह पे पॉलिटिक्स करते हैं। एक बात जो उभर कर आ रही है युवाओं के मन में, और कई सारे युवा वोकल भी हो गए उस बात को लेकर, मैं आपसे इसीलिए जानना चाहूँगा क्योंकि आप युवाओं के बीच रहते हैं, उनके मन की बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं मन की बात नहीं कहूँगा, नहीं तो ये कहीं और जाएगा, आप उनके दिल की बात जानते हैं, है ना। तो कॉलेजेस जो हैं वो मैक्सिमम नेताओं के कॉलेजेस हैं, तो आपको आप क्या कहते हैं युवा, क्या उनके दिल में ये चीज़ है कि नेताओं को इस किस्म का लाइसेंस नहीं देना चाहिए कि वो कॉलेजेस भी चला पाए? इस किस्म की सोच वो रखते हैं? नेताओं ने कॉलेजेस नहीं, ये तो सबका राइट्स है, हम ऐसा किसी को पर्टिकुलरली ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन एजुकेशन सिस्टम की जो मॉरलिटी है जी, जिसको हम मॉरलिटी बोलते हैं कि एजुकेशन इस देश के हर एक आखिरी बच्चे को मिलना चाहिए जी, हर एक आखिरी बच्चे को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। वो 1965 में कोठारी आयोग ने ये सारी चीजें बोला था कि फ्री एंड कॉमन कंपलसरी एजुकेशन। क्यों पहले क्लास बेचा जा रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड क्यों बेचा जा रहा है लाखों रुपया में जी, ये हमने सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये हमने पेरेंट्स लोगों को बोलना क्यों बेच रहे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम 12वीं तक क्लास किए, हमने कभी लाख रुपए हमारा खर्चा नहीं हुआ होगा। आज फर्स्ट स्टैंडर्ड के लड़कों को लाख रुपए देना पड़ रहा है और पेरेंट्स दे रहे। हम इसके लिए पेरेंट्स को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराते, क्योंकि मार्केट में अगर 100 रुपए केजी प्याज है तो प्याज खरीदने वाले लोग हैं, इसलिए प्याज बेच रहे हैं 100 रुपए केजी जी। अगर जिस दिन सारे लोगों ने ठहरा दिया है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाओ, गवर्नमेंट को बोलो कि तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस खड़े करो, तो ये हमारा राइट्स है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन गवर्नमेंट पैरेलली इंस्टीट्यूशंस खड़े करेंगे, क्वालिटी की इंस्टीट्यूशंस खड़े करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन बंद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खड़ा नहीं करना है और प्राइवेटाइजेशंस को बढ़ावा देना है। इसके पीछे का नेक्सस क्या है? ये जो नेक्सस क्या है, ये नेक्सस एक्सपोज होना चाहिए और वो एक्सपोज हम करेंगे। हम परिवर्तन सिर्फ बोलने से नहीं करेंगे, हम राजनीति में रिप्रेजेंटेशंस लेकर भी वो करेंगे। क्योंकि आज धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, पंथ के आधार पर राजनीति करने के दिन नहीं रहे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के यूथ के आगे, कॉमन लोगों के आगे इतने सवाल खड़े हो चुके हैं कि वो सुबह उठने से लेकर शाम तक वही सोचते रहता है कि हम आगे की जिंदगी कैसे गुजारें। क्यों ना हम इस चीज को टूल्स बना के हम राजनीति, और उसी चीज को टूल्स बना के हम राजनीति में आगे बढ़ें। मुझे अतुल जी एक बात बताइए कि ये जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जब आप इसको देखते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो आप एक समांतर देखते हैं, क्या उसमें समांतर है? पहली बात तो मेरा सवाल ये है। और क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट की असफलता है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा अंतर है? एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ जो आसमान छू रहा है, ना ही सिर्फ अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में बट फीस में भी और कमर्शलाइजेशन में भी, और वहीं पर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जमीन की धूल चाट रहा है। एग्जैक्टली और वो दिख रहा है। आज
नागपुर में महानगर पालिका के कॉरपोरेशंस के कितने स्कूल है, कितनी क्वालिटी की स्कूल है। एक ज़माना हुआ करता था कि वो पटवर्धन स्कूल में नागपुर के हर एक कोने से लोग जाते थे। आज पटवर्धन स्कूल कहाँ पे है? आज तो ग्लैमरस स्कूल बने हुए हैं और लोगों को भी ग्लैमरस लाइफ जीना पसंद है। लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छे स्कूल में हमने वो पढ़े या ना पढ़े, अच्छे स्कूल में हमारे लड़के को दाखिला भर दिया तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कितना भी पैसा गिन कर देने के लिए तैयार है। तो ये सिर्फ हम कुछ चुनिंदा 5-6 लोगों ने या एक एपिसोड में आने के बोलने से नहीं होगा। लोगों के अंदर में अवेयरनेस होना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, ये हर एक नागरिक को जब तक पता नहीं चलेगा। हमको जो वोटिंग का अधिकार मिला है, वो वोटिंग के अधिकार से हम क्या परिवर्तन ला सकते, ये जब तक हर एक नागरिक को पता नहीं चलेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। आपको लगता है लोगों को नहीं पता? अगर होता तो वो दिखा रहता, परिवर्तन हुआ रहता, राजनीतिक परिवर्तन हुआ 2014 में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की सरकार जो कई वर्षों से बैठी हुई थी, जो शांत बैठी थी और कुछ कर नहीं पा रही थी, वहाँ पर अन्ना हजारे ने इतना बड़ा मूवमेंट लिया और उस मूवमेंट के बाद बीजेपी की सरकार आई और अब बीजेपी की सरकार चल रही है। हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं और फिर भी आप उदास हैं। हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं। नहीं, लोगों को क्या होता है राजनीति में, ये एजुकेटेड लोगों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी, जो इन्फ्लुएंस सोसाइटी में क्रिएट करता है। आज अगर इतने साल से कांग्रेस चलती आ रही है, उसने वो नाकामयाब रही जी कि वो कुछ देने में, जनता को कुछ देने में, इस देश को कुछ देने में लोगों ने परिवर्तन किया जी। लेकिन 2014 के बाद में भी जो परिवर्तन हुआ बोलते रहे हो आप उसको बोलते, लोगों ने अल्टरनेटिव सोचा, वो दे दिया। लेकिन पिछले 6 सालों में भी वही हाल हो गया है। उन्होंने भी ये नाकामयाब रही कि जनता को कुछ दे। बल्कि तो ये बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ा है। तो ये जो गुस्सा है यूथ के बारे में जी, ये जो गुस्सा है ये दिखाई पड़ रहा है। तुमको अब शायद पता नहीं होगा कि 1-1.5 महीने पहले कॉम्पिटिटिव की एग्जाम देने वाला लड़का एक सुसाइड करता है जी। ये शर्मिंदा करने वाली बात है। एक पढ़ाई करने वाला लड़का, यंगस्टर, जिसको देखकर हम इस देश का भविष्य देख सकते थे, वो ब्यूरोक्रेसी में आया रहता तो उसको वो सही तरीके से इस देश को लेके जा सकता था जी। ये देश किसी एक आदमी के वजह से नहीं चलता, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे लोगों के वजह से ये देश चलता। हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है। वो अगर आज हमारे साथ में रहता तो आज हमने उनको गलत पॉलिसीज के वजह से, गलत रिजल्ट के वजह से आज हमने ऐसे लड़कों को गंवाया है। ऐसे कितने लोग होंगे जो एक्सपोज होते होंगे, जो एक्सपोज नहीं होते। तो हम अगर इस देश की जो धरोहर है, जो यूथ है, जो इस देश को अपने कंधे के ऊपर आगे लेके जाना, हम उस यूथ के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, कोई भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही, ना महाआघाड़ी सरकार सोच रही, ना कांग्रेस सोच रही है, ना कोई बीजेपी सोच रही है, कोई भी नहीं सोच रहा। ये स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 2 सालों से एमपीएससी कंटिन्यूसली पोस्टपोन किया जा रहा है, पोस्टपोन किया। जब लास्ट टाइम एमपीएससी हुआ तब जब लड़कों ने एजिटेशंस किया, लड़कों का एक गुस्सा उभर कर आया, तब कहीं जाके वो ये हो गया। मेरा एक सीधा कहना है, जो आदमी 3-3 साल पॉलिटिक्स करता है, पढ़ाई करता है, 10-10 साल, 5-5, 6-6 साल, सारी दुनिया की हिस्ट्री जानता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है करके, वो आदमी को आज सुसाइड करना पड़ रहा है। और जिस आदमी को अपने अगल बगल में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता रहता, वो आदमी स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो ये डिफरेंस नहीं है क्या? तो हम इसलिए बोलते हैं कि राजनीति में वही आदमी आना चाहिए और वही आदमी परिवर्तन कर सकता है, चेंज ला सकता है, जो जमीन स्तर से ऊपर राजनीति में जाता है। क्या आज का युवा जो पबजी खेलता है, आज का युवा जो चाय की दुकान पे, चाय की टपरी पे हमेशा नजर आता है, आज का युवा जो अपनी एग्जाम को पोस्टपोन होने पे सेलिब्रेट करता है, आज का युवा जो है वो गॉसिप्स में ज़्यादा बिजी है। क्या आपको लगता है आज का युवा इतना तैयार है कि वो उसे भी अपनी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए राजनीति में या एडमिनिस्ट्रेशन में? मैं तो सोचता हूँ कि यूथ ने आना चाहिए, और मैं ये नहीं सोचता कि गॉसिप करता है उसके पास में अल्टरनेटिव कोई सोर्स नहीं है। वो सोचता है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा 6 महीने के बाद में अगर एग्ज़ाम्स है
और मेरा एग्जाम सी नहीं हो रहा है, पिछले 2 साल से एग्जाम सी नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ रिक्रूटमेंट आ जाएगी, रिक्रूटमेंट ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? डिमोरलाइज हो रहा है यूथ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आज महाराष्ट्र में 4.5 लाख पोस्ट वैकेंट है, बैकलॉग है 4.5 लाख पोस्ट का, उसके बावजूद भी ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते उसको, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा यूथ? वो कहीं घर में घुट घुट कर रोएगा, घर में बैठकर। अगर कोई चौक में जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई चीज़ें शेयर करता है, तो शायद उसके बारे में इसके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल आ सकता है, ऐसा भी होता होगा। तो ये चीज़ है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई आदमी अगर स्ट्रीट के ऊपर जाता है, टपरी के ऊपर जाकर डिस्कस करता है, तो उससे भी कोई अच्छी चीज़ें उभर कर आ सकती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि लोगों के साथ में संवाद होना चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। मे बी अगर वो डायलॉग की वजह से अगर वो लड़का सुसाइड नहीं करते, अगर उस लड़के ने, जिस लड़के ने सुसाइड किया, उस लड़के ने अगर डायलॉग किया होगा, शायद उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, वो उसको अंदर मॉरल बढ़ा रहता। तो आपको ये लगता है कि सरकार अब युवाओं को उस नज़रिए से नहीं देख रही जहां पर युवा जिम्मेदारी ले सकते हैं, या युवाओं को खुद हाथ में कमान लेनी पड़ेगी? क्या युवाओं को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, युवाओं को जागना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? मेरा सीधा कहना है कि आप युवाओं ने सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप अगर अच्छा पढ़ लिख रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप एमफिल कर रहे हो, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से, आईआईटी से, आईआईएम से पास आउट हो रहे हो, तो आप कुछ तो भी अलग हो। आपका काम सिर्फ दिन भर काम करना और रात को घर में आकर खाकर सोने जाना इतना ही नहीं है। आप इसलिए वहाँ पे पढ़ रहे हो, आप इसलिए वहाँ पे गए हो कि आप कुछ तो भी नया कर सकते हो। अगर ऐसे लड़के अगर राजनीति में आते हैं, अगर ऐसे लड़के अगर राजनीति में आकर खुद को प्रूव करके बता सकते हैं, तो निश्चित ये जो ट्रेडिशनल तरीके से जो राजनीति आ रही है कि मेरे पापा है तो मेरे बच्चे मैं आऊँगा, मैं हूँ राजनीति में तो मेरे बच्चे आ जाएंगे जी, ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और जो जिस चीज़ को राजनीति की ज़रूरत है जी, वो डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, वो वही आदमी कर सकता है जिसने वो दिन देखे हैं, जिसने ग्राउंड लेवल के ऊपर वो चीज़ें देखे हैं कि हाँ ऐसी सोसाइटी की सिचुएशंस है, अगर इसको बदलना है तो हमको ये करना पड़ेगा। तो वही आदमी जिसके पास में विजन है वही राजनीति में चेंज करता है। नहीं तो जैसे चलते आ रहा है, 1960 में मेरा दादा एमएलए था, तो मैं अभी मैं एमएलए हूँ। 2030-40 में मेरे नेक्स्ट जनरेशन से, तो ये चेंज नहीं ला सकते, ये चेंज नहीं, डायनेस्टी चेंज नहीं ला सकते, डायनेस्टी चेंज नहीं, लेगेसी और डायनेस्टी चेंज नहीं ला सकते। अतुल जी, कुछ शहर के विषय हैं, नागपुर शहर के, और उन विषय के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते आए हैं अलग अलग पोडियम पे। मैं चाहता हूं कि आज राज की बात के 488 एपिसोड में भी आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि इन मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं। एक विषय जो बदलाव मूवमेंट आगे लेकर जा रहा है, और वो विषय है हेल्थ वर्कर्स का, कि हेल्थ वर्कर्स को जिस तरीके से निकाल दिया गया उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करने के बाद, आप इस पे क्या सोचते हैं? बदलाव मूवमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं उनके साथ में एसोसिएट हूँ, मैं भी हूँ उनके साथ में एसोसिएट। मैं जहाँ पे यूथ के प्रॉब्लम्स है, वो एम्प्लॉयमेंट के हो या एजुकेशन, मैं हमेशा उनके साथ में रहता हूँ। और इस वजह से मैंने जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी चुना था, वो भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी चुना था कि मेरे को वो चीज़ों से वो जाना है, मेरे को वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करना, मेरे को इनका रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वैक्यूम दिख रहा था जी। जो अभी नियर अबाउट 1000 एम्प्लॉयज थे जो कोविड में काम कर रहे थे, कंफर्ट जोन के बाहर आकर। जिस समय में किसी पापा को अगर कोविड होता है तो बच्चा 20 फीट दूर रहता था, उस समय में ये जो कोविड वर्कर है उनके पास में आकर उनकी जिंदगी बचा रहे थे जी। मेरा एक सीधा काम कहना है कि जब सेकंड वेव आई थी जी, अगर एक कॉमन आदमी को कोविड हो गया था तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना वर्स्ट हो गया था कि उस आदमी को बेड नहीं मिलता था जी। वो नागपुर के रास्ते से घूमता था। लेकिन यही चीज़ अगर हम मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में जंबो कोविड सेंटर बनाया गया था जी। जंबो कोविड सेंटर में हर एक सिटीजन्स की, वहाँ के जो मुंबईकर है, उनके हर एक की केयर लिया जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से केयर। वैसा कोई भी सिस्टम
नागपुर में नहीं दिखाई दिया। जी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वालों ने तो धंधा ही खोल के रखा था, ऐसा लग रहा था। जी धंधा ही खोल के रखा, क्योंकि धंधा क्यों खोल के रखा उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था, गवर्नमेंट ने जो लोगों को फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना था, वो नहीं करके देने की वजह से, एनएमसी ने नहीं करके देने की वजह से मजबूरन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। मैंने खुद ने देखा है कि लोगों को एडमिट होने के पहले 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए लोगों को डिपॉजिट भरना पड़ता था। ये कॉमन आदमी ऐसे पिक सिचुएशंस में कहाँ से 2-2 लाख रुपए लाएगा। जी मेरा ऐसा कहना है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया था, कोविड वर्कर था, थाउजेंड्स कोविड वर्कर थे जो वैक्सीनेशन करते थे, जो टेस्टिंग करते थे, अगर इन फ्यूचर जी सेकंड वेव के समान अगर कोई थर्ड वेव आती है तो फिर भी वैसा ही हो जाएगा। यानी ओवरऑल जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनएमसी नहीं लेना चाहती है। जी लोगों को ऐसा लगता है, एनएमसी को ऐसा लगता है कि थर्ड वेव अगर आती है तो फिर से ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए तरफ दौड़ना चाहिए लोग। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो दुकान खोल के बैठे, मैं बोलूँगा दुकान खोल के बैठे हैं ये लोग। जी लोगों को लूट रही है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। मैं तो ऐसे इंसिडेंट देखा है कि वक्त पे, उस पीक टाइम में वक्त पे किसी ने ऐसा ही फ्रॉड हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। मैंने खुद होके कलेक्टर को, सीएम को लेटर लिखा है कि ये कहाँ से हो गया करके। जी मैंने खुद, वो कोविड वाले हॉस्पिटल है ये, जहाँ से सिर्फ मैं 3, वहाँ की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, मैंने 3 पेशेंट को एडमिट किया था और वो 3 पेशेंट से सिर्फ 6 घंटे की उन्होंने 75,000 रुपये लिए थे डिपॉजिट में। अभी तक 1 लाख रुपए डिपॉजिट भरे थे, अभी तक 1 भी रुपया उन्होंने दिया नहीं। तो ये धंधा नहीं है तो क्या है। अगर इतना सारी चीज़ें एक्सपोज करने, एक रिप्रेजेंटेटिव, हम सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको कुछ समझता है, इसलिए हम आगे आकर बात करते हैं। मैंने सीएम को लेटर लिखा, मैंने कलेक्टर ऑफिस में लेटर लिखा कि ये गलत हो रहा है। अगर मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो कॉमन आदमी को कितना लूटा गया होगा, इसके ऊपर आप एक्शन, आज तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शंस नहीं लिया। तो ऐसा कितना बड़ा कमर्शलाइजेशन हुआ होगा, और ये जानबूझकर करना चाहिए। तो मेरा ये नेक्सेस है, मेरा ऐसा कहना है कि अगर इन एम्प्लॉयज लोगों को बाहर निकाला जा रहा है तो जानबूझकर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि हम कोई सिस्टम ही नहीं क्रिएट करना चाहते हैं लोगों को केयर लेने के लिए। और ये पूरे के पूरे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर हम प्रिपेयर, ठीक है, फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में हम बोल सकते थे कि सेकंड वेव में लोग, गवर्नमेंट उतना प्रिपेयर नहीं थी और एक अचानक से वो सारी चीज़ें आ गई तो हम गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हमको पता है कि सेकंड वेव में इतना लॉस हुआ हमारा। सबसे वर्स्ट सिचुएशन पूना मुंबई से वर्स्ट सिचुएशन ये नागपुर की थी। इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट नहीं समझ रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट समझ रहा है, ना कॉरपोरेशन अगर समझ रहा है, तो ये इन एम्प्लॉयज लोगों के साथ में धोखाधड़ी नहीं है, ये नागपुर के 35 लाख लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रही है गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखना चाहिए। कॉमन आदमी ने, नागपुर के हर एक सिटीजन ने एनएमसी को पूछना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए आपने हमारे लिए क्या प्रिपरेशंस करके रखा करके। उसका जवाब ना स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, ना कॉरपोरेशन दे सकती है। तो सर, ये जो 1000 लोगों को निकाले, इन्हीं को वापस ला लेंगे एनएमसी वाले? लेना चाहिए। प्रिपरेशंस अगर होना है, हमारे 35 लाख लोगों का अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उनकी हम केयर कर रहे हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन अगर केयर करते तो उन लोगों को रखना चाहिए। लेकिन आज नहीं रख रहे हैं, इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, आज शायद वो पैसे बचाने का काम करे, जब उनको जरूरत थी तब उन्होंने हायर कर लिया, अब उनको जरूरत नहीं है तो उन्होंने निकाल दिया। आगे जाके तीसरी वेव आएगी, तब जरूरत होगी तब रख लेंगे और फिर बाद में फिर से निकाल देंगे। ज़रूरत क्या है, बेसिक चीज़ क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ की ज़रूरत मेट्रो है, यहाँ की ज़रूरत सीमेंट के रास्ते है, अगर ये जो यहाँ की ज़रूरत अगर इंसान नहीं है, इंसान का स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे। ज़रूरत हमको समझनी चाहिए ना। हमारा कहने का मतलब है कि ज़रूरत इंसान है और इंसान का स्वास्थ्य है जी। लोग जिएंगे तो ऐसे कई मेट्रो आएंगे, लोग जिएंगे तो कितने सीमेंट के रोड हो जाएंगे। मेरा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा बेहतर लोगों का स्वास्थ्य है। नहीं सर, मेट्रो और सीमेंट रोड की तो हम क्या बात करें, मेट्रो में पब्लिक बैठ नहीं रही है और सीमेंट रोड अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया सीमेंट रोड्स ने। ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि एक सोचने का विषय है, बिकॉज
ये बात सिर्फ वो 1000 हेल्थ वर्कर्स की नहीं है, ये सवाल जो है ये 35 लाख 35 लाख लोगों के स्वास्थ्य की है। सर, आप अजनी वन के बारे में क्या सोचते हैं? अजनी वन का जो एक ग्रीन जोन है जी, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक दिखता है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये ग्रीन जोन एक अच्छा सा एक फीलिंग आती है कि हाँ इतने बड़े सीमेंट के जंगल में एक हरा जंगल भी है करके जी। लेकिन वो हरा जंगल भी नहीं रखना चाहते हैं, वो जोन नहीं रखना चाहते हैं। तो जो लोग अजनी वन को बचाने के लिए सपोर्ट करते हैं वो अजनी वन को हमारा भी सपोर्ट है। जो एम्स आ रहा है वो एम्स कहीं तो भी सिटी के बाहर शिफ्ट, IMS जो आ रहा है वो सिटी के बाहर शिफ्ट होना चाहिए। खापरी। और अजनी वन में यहाँ पे लोग रहते, शहर में लोग रहते हैं, अगर घर के बाहर अगर निकलता है आदमी तो उसको हर एक चीज सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, डस्ट दिखता है, पोल्यूशन दिखता है, तो थोड़ी हरी भी चीज़ दिखनी चाहिए जी। तो हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट है अजनी वन बचाने के लिए। अगर अजनी वन को फिर से तोड़ने की 40,000 पेड़ तोड़ना मामूली बात नहीं है। 40,000 सिर्फ एक IMS के लिए एक 40,000 पेड़ तोड़े जा रहे हैं। तो हम वो 40,000 पेड़ बचाने के लिए जो अजनी वन को सपोर्ट करते हैं उनके पीछे में ताकत के साथ में खड़े रहेंगे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। स्कूल से जुड़ी नागपुर शहर की जितने स्कूल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल, उनके माता पिता जो हैं, जितने भी पालक हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल, नो स्कूल नो फीस, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बराबर है, नो स्कूल नो फीस होना ही चाहिए। अगर स्कूल में लड़का ही नहीं जा रहा है तो फीस किस चीज़ को देना चाहिए? स्कूल में लड़का ही नहीं जा रहा है तो स्कूल फीस किस चीज़ की होनी चाहिए? और सबसे बड़ा बेसिक सवाल ये है कि ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट स्कूल है ना, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशंस कोविड में या हेल्थ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मॉनिटरिंग में काम, मैं मॉनिटरिंग में काम करते बोलूँगा, जिनके कहने से वो सब सिस्टम बनाते, उस तरीके से गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इन प्राइवेट स्कूल वाले के मॉनिटरिंग में काम करता है कि ये जो बोलेंगे वैसा गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, वैसा गवर्नमेंट करेगी, वैसा पॉलिसी बनाएंगे। हमारा ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट जो बोलेगी पब्लिक इंटरेस्ट में वैसा इन्होंने काम करना चाहिए। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया। हम इस देश के हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो कहीं से भी आप एजुकेशन दो, कहीं से भी आप एजुकेशन दो। आज कितने तो भी टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं है। आज कॉर्पोरेशन के स्कूल, जिला ZP के स्कूल्स खंडर के समान पड़े हुए हैं। इसको क्यों हम चेंज नहीं कर सकते? हम सिलेबस चेंज कर एक क्वालिटी का एजुकेशन दें। और ये मॉडल हुआ है ना दिल्ली का। अगर आम आदमी पार्टी का केजरीवाल अगर मॉडल चेंज कर सकते हैं, ये एक अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? तो हमारा ओवरऑल सबसे बड़ी ये सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए पॉलिटिक्स में। ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिक्स से जुड़ी है और ये सारी चीज़ों को उठाने वाला, जो लोगों के बेसिक चीज़ों को उठाने वाला एक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। और ये रिप्रेजेंटेशन यूथ से आना चाहिए जी, यूथ से आना चाहिए, वही चेंज कर सकते हैं और ग्राउंड लेवल से आना चाहिए। मेरे आखिरी के 3 सवाल आपसे। एक सवाल ये कि अब नागपुर महानगर पालिका की इलेक्शंस हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक वो पार्टी जो पिछले 18 सालों से अपना वजूद बनाए हुए है नागपुर महानगर पालिका में, एक वो जो अब पहले महानगर पालिका में पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन में सरकार बनाती थी महाराष्ट्र में, और अब उनके ऑपोजिट में खड़ी हो गई है विद कांग्रेस एंड NCP। एक तरफ महाविकास आघाड़ी पार्टी, एक तरफ BJP, और अब पता चला है आम आदमी पार्टी भी। और एक और जो है वो है इंडिपेंडेंट लोगों का, जैसे कि आप एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं। हाँ। किस तरह से देखते हैं, क्या होगा आपके हिसाब से? नागपुर जो शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी है जी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो रहने वाला है वो एजुकेटेड क्लास है। नहीं सोचते कि उसको बहुत सारा समझ, लेकिन बहुत कुछ तो समझते, क्या सही है और क्या गलत है ये समझ रहा है। लेकिन NMC के जो सत्ताधारी लोगों ने जिस तरीके से पिछले 2 सालों में जो बर्ताव किया है जी, यहाँ पे तुकाराम मुंडे साहब आए थे, उन्होंने एक सिस्टम, उन्होंने तो वो मैं बोला ना कि जिस तरीके से मुंबई में जंबो कोविड सेंटर बना है, वो कोविड सेंटर नागपुर के NMC में क्यों नहीं बनाया गया?
और वो मॉडल बनाया गया था जब तुकाराम मुंडे साहब थे तब, वो कहीं तो भी बाहर कार्टून रोड के ऊपर बनाया गया था। अगर वैसा अगर सेकंड वेव में अगर जम्बो कोविड सेंटर हो तो लोगों को तकलीफ नहीं हुई रही थी। ये लोग देख रहे हैं, ये जो लोग हैं ना ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एनएमसी हमारे लिए क्या कर रही है, एनएमसी हमारे कॉमन लोगों के लिए क्या कर रही है, सारे देख रहे हैं। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन के लिए क्या देख रही है, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए देख रही है। और इसका जवाब चुनाव में देंगी जरूर जनता, जरूर देगी जनता। दूसरी बात यह है कि आज जो ये इस बात को मैं मानूंगा कि जिस तरीके से संगठन तौर के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी का काम चल रहा है, उनके कंपेयर में कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं है उन लोगों का। ओके, ये ग्राउंड के ऊपर ठीक। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है, मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ, बस्तियों में जाता हूँ, लोगों के साथ में जब डायलॉग करता हूँ, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि कारपोरेशंस के चुनाव में पॉलिटिकली पार्टियों से ज़्यादा इम्पैक्ट वो कैंडिडेट का होता है जो उनके सराउंडिंग में रहता है, जी, जो उनके लिए काम करता है, जो उनकी आवाज़ बनकर आगे आता है। उनको कुछ तकलीफ होती है तो उस इंडिपेंडेंट आदमी का, इंसान का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये वैक्यूम है जी। अगर इनको अल्टरनेटिव देना है तो हर एक एरिया के एक्टिव यूथ ने, एक्टिव लोगों ने जो अपने एरिया के लिए कुछ कर सकते, उन्होंने ओपनली आकर इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना चाहिए जी। अभी वो असेंबली इलेक्शंस के समान, कॉन्स्टिट्यूंसी के समान वो जोन सिस्टम तो रहा नहीं, अभी वार्ड सिस्टम रहा जी। इस वजह से मेरा ऐसा कि अच्छे लोगों ने आना चाहिए और ओपनली आना चाहिए और लड़ना चाहिए। वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी वगैरह कोई इम्पैक्ट नहीं करता। जो आदमी ग्राउंड लेवल के ऊपर अपने एरिया के लोगों की मदद करता है उसको जरूर चुनकर देंगे लोग, और लोगों ने चुनकर देना चाहिए। लोगों ने चुनकर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो तुम्हारे दिन रात अगर कोई तकलीफ आती है तो तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो, तुम्हारे साथ में चले, तुम्हारे तकलीफों को सॉल्व करे, ऐसे आदमी को चुन के देना चाहिए। और कारपोरेशन में सबसे ज़्यादा जो आदमी कर्तृत्ववान है, जो आदमी ये सारे सिस्टम को, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ऐसे आदमी को चुन के दे। इसलिए हमने इंडिपेंडेंट लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, ये इंडिपेंडेंट जब खड़े होते हैं इलेक्शन में, तब क्या उन्हें पैसे का सपोर्ट तो नहीं रहता जितना उनके पास है, बस उनके पास है, तो ये बिना पैसे से इलेक्शन लड़ा जा सकता है क्या? यस, लड़ा जा सकता है। देखो, राजनीति में दो चीज होती है। हम बोलते हैं कि राजनीति को हमने एक नैरेटिव सेट करके रख दिया है कि राजनीति में कोई पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, बहुत बड़ा उसके पास में पैसा होना चाहिए। आप अगर सही तरीके से राजनीति करो, आप सही तरीके से आगे आ जाओ, तो लोग भी आपके पीछे ताकत के साथ खड़े करते हैं। लोग सिर्फ आपको वोट नहीं देते, आपको पैसा भी देते हैं लोग, और ये मैंने आजमाया है। ओके, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे बिग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, 6 जिले आते हैं, और 6 जिलों में मैंने 1 साल कंटिन्यूसली कैंपेनिंग किया है। मैंने हर एक तालुका में नेटवर्क तैयार किया है। आज मेरे को जब इलेक्शंस हो गया उसके बाद में मेरे को जब लोग पूछते थे कि हमने ऑब्जर्व किया है, हमने देखा है कि आपका हर एक बूथ के ऊपर 30 पेपर न्यूज में भी है कि मेरा एक इंडिपेंडेंट आदमी के इतने सारे बूथ कैसे लग सकते हैं जी। तो वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल होती है, वो नेटवर्क सिस्टम बनाना पड़ता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा करने के लिए वो ऑनेस्टी दिखाना पड़ता है। कुछ अच्छा करने के लिए हम आए हैं तो लोग आपके पीछे में ताकत के साथ में खड़े रहते हैं। और आप कुछ गलत करते होंगे ना तो लोगों में वो भी सेंस है, वो समझ में आ जाता है कि ये आदमी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करने वाला है। जो आदमी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाला रहता है पॉलिटिक्स में, उसके पीछे ताकत के साथ में खड़े रहते हैं। इसलिए देखो कि मैं पिछले 12 साल से कंटिन्यूसली काम करते आ रहा हूँ, मेरी स्टूडेंट लाइफ से लेके। मेरा जिस दिन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं 3rd पोजीशन पे था, मेरा जिस 2nd पोजीशन पे था, मैं जिस दिन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा रिजल्ट लगा, मैं वहाँ पे हरा, उसके दूसरे दिन से मैंने मेरा काम शुरू कर दिया। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, कॉमन लोगों की बात हो, बस्तियों की बात। हमने फर्स्ट कोविड में जब लोग घर में बैठे हुए थे, लोगों को हमने अनाज खिलाया। मैं बोलता हूँ ना कि जिस वक्त मैं ये कारपोरेशंस के कॉन्टेस्ट में बात है इसलिए बोल रहा हूँ, जिस वक्त कारपोरेटर सब लोग घर में बैठे थे, लोगों को खाने को नहीं था, उस वक्त कारपोरेटर घर में बैठे थे और समाज सेवक लोग घर के बाहर आकर जनता की सेवा कर रहे थे। ये लोगों ने देखा है। तो इसका रिजल्ट
वो भी देखा है सेकंड फेज में किस तरीके से गवर्नमेंट ने बिहेवियर किया है कॉमन लोगों के साथ में, किस तरीके से लोगों को लूटा गया है, और आज भी कहाँ पे ये सारी चीजें एनएमसी और स्टेट गवर्नमेंट खड़ी है ये भी लोग देख रहे। तो ये इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट कुछ अच्छे लोग भी अगर आगे आते होंगे तो हम उनको मदद करेंगे, हम मदद करेंगे, लोगों में जाएंगे और बोलेंगे कि इनको चुन के दो करके, क्योंकि पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशंस, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशंस, मॉरल रिप्रेजेंटेशन जब तक हम राजनीति में देंगे नहीं तब तक हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक आखिरी सवाल है आपसे, सपना क्या है? अतुल खोबरागड़े जी खुद को और नागपुर शहर को क्या देखते हैं आने वाले वक्त में, कैसे देखते हैं? मेरा सपना ये है कि मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से आ रहा हूँ आदमी, और मैं हमेशा, मैं पहला ही पॉइंट्स बोला था कि मैं बोला कि नागपुर में पढ़ना, किसी यूएस के बंदे ने ऐसा बोलना चाहिए, लड़के ने, यूथ ने, आने वाले 20 साल कि मेरे को नागपुर यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है। क्या बात! मेरा सपना है कि किसी चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के आदमी ने वहाँ पे डिग्री होने के बाद में उसने बोलना चाहिए कि मैं नागपुर में जाकर जॉब करूँ, जैसा नोएडा में लोग जाते हैं जी। ये पूरा का पूरा एम्पायर यहाँ पे होना चाहिए। क्या और ये एम्पायर अगर चेंज करना है तो हम राजनीति से ही कर सकते हैं। हम राजनीति को इतना निगेटिवली नहीं दे सकते। हम राजनीति में अगर 100 लोग, 90 लोग अगर गलत होंगे तो 10 लोग सही है, तो वो 10 लोगों को ही हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए और हमको परे जाना चाहिए कास्ट, रिलीजियस के, कास्ट के, ये सब परे जा रहे, क्योंकि हमारे बेसिक सवाल ही इतने क्रिटिकल होते जा रहे हैं कि हम अगर इस चीज़ को पकड़ते रह जाएंगे ना तो हम आगे नहीं, हम क्या, हमारा सोसाइटी नहीं आगे बढ़ेगा ना देश आगे बढ़ेगा। तो हमने यूथ ने राजनीति को बहुत ही एक पॉजिटिव वे से देखना चाहिए, कि विजनरी एंगल से देखना चाहिए, तब कहीं जाके हम बोलेंगे। मैं आपको बोलता होगा कि ये रीजन कॉन्टेस्ट में बात कर रहे करके, लेकिन जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो वहाँ पे हमको खड़ा ही होना है। सच बात, वहाँ पे खड़ा ही होना है। आज सब कोई पूना मुंबई की बात करता है, क्यों? यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ने, सबसे ज़्यादा पावर इंडस्ट्री यहाँ पे है, यहाँ से सारी पावर्स पूरे इंडिया को चली जाती है। यहाँ पे मेट्रो है। मुंबई में अगर जाया जाए तो बोलते कि यहाँ के लोकल लोगों को जॉब मिलना चाहिए। कितने मेट्रो में कितने लोकल लोग जॉब करते हैं, ये सवाल है। ये सवाल है हमारा कि मेट्रो में कितने लोकल लोगों को जॉब मिला है। तो ये सवाल हम लोगों ने पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पूछना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, ये पूछना चाहिए कॉर्पोरेशंस को। अमेजिंग, अमेजिंग। आपके साथ आज बात करके एक अलग जोश आया है मन में, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे वो अगर और आपकी बातों को समझेंगे तो पहले तो आपके फ़ैन बन जाएंगे, दूसरा आपकी बातों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, और आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज में। नहीं तो बदलाव जो ये शब्द है ये सिर्फ शब्द रह जाएगा और बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप हैं तो उम्मीद है कि बदलाव होगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अतुल खोबरागड़े जी, एक युवा की एक ऐसी आवाज़, एक युवा नेता की आवाज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि अब रोकना बड़ा मुश्किल है साहब, क्योंकि अब युवा को अगर ऐसे नेता मिल गए जिनका एक विजन है, जिनका एक मिशन है और वो बहुत क्लियर है कि उनको करना क्या है, तो युवा अब वापसी करेगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो या वो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, क्यों हम एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को वोट नहीं देते? क्यों? मतलब ये सवाल हम सब के लिए है। क्यों हम वो पार्टी का चिन्ह देखकर खुद को मूल भ्रष्ट कर देते हैं? क्यों हम लोगों को जाकर ये बात नहीं समझा पाते कि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी वही काम करेगा जो एक पार्टी का लीडर करेगा। इस देश में, हमारे देश में अब जरूरत है किसकी? शायद उसकी जो काम करना चाहता है, उसकी नहीं जो शुगर मिल चलाना चाहता है, उसकी नहीं जो जैसे ही नेता चुन के आ गया अपना बंगला बनाना चाहता है, उसकी नहीं जो अपनी जिद की वजह से आधे महाराष्ट्र की उम्मीदों पे पानी फेरता है, उसकी नहीं जो महानगर पालिका में बैठकर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए।
अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने घरों से निकले और बदलाव की गुहार न लगाए। अब गुहार नहीं लगेगी, अब अपने हक की बात होगी। और अगर हिंदुस्तान, अगर ये प्रदेश, अगर ये शहर अपने हक के लिए नहीं लड़ पाया तो शर्म आनी चाहिए, हमने आईना देखना बंद कर देना चाहिए। और आज का युवा, मुझे ऐसा लगता है कि बेशर्म तो नहीं है। आज का युवा अगर बेशर्म बन गया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो ये उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाएंगे। ये उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि भारत एक सोने की चिड़िया है और फिर से आसमान में उड़ेगी। ये उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि हम फिर से वर्ल्ड एक लीडिंग कंट्री बन पाएंगे। लेकिन आज अगर आप युवा पे भरोसा करेंगे, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति पे भरोसा करेंगे और सिर्फ व्यक्ति को देखकर वोट देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम एक नए भारत की कल्पना और संकल्पना दोनों कर पाएंगे। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा सपना देखें। और वो सपना यही है कि आने वाले वक्त में जब कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो, जब कोई बदलाव के लिए खड़ा हो, तो उसे सपोर्ट करें, क्योंकि शायद बदलाव के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। जिंदा रहें। जय हिंद।